हेलो फ्रेंड्स। स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति के लिए जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सामान्य ज्ञान के लिए राष्ट्रपति के बारे में हम सबको जानकारी होना अति आवश्यक है। तो हम शुरू करते हैं। द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से आर्टिकल और भाग में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, तो हम जानेंगे। राष्ट्रपति भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 5 में वर्णित है। और आर्टिकल 52 के हिसाब से, आर्टिकल 52 के हिसाब से ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। आर्टिकल 52 में ये लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या लिखा है? आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समस्त कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होगा। जो प्रेसिडेंट है तीनों सेनाओं का प्रधान होगा, ये इसमें लिखा है। ठीक है। परंतु आर्टिकल 74, इसके तहत आर्टिकल 74 सब क्लोज 1 भी दिया है। इसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 74 ए ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिकाई शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करेगा। मीन्स जो राष्ट्रपति है वो बाइंडिंग है किससे? मंत्री परिषद के सलाह पर। मंत्री परिषद जैसा कहेगा वैसा वो करेगा। इसमें 42वें संविधान संशोधन के थ्रू क्या किया गया था? इसे बाध्यकारी बना दिया गया था, सलाह को, बाइंडिंग को। परंतु 44 कॉन्स्टिट्यूशन 42वें में तो बाध्यकारी बना दिया गया था, और जब 44th किया था उसमें ये बोल दिया गया था एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है। एक बार पुनर्विचार के लिए वो राष्ट्रपति भेज सकता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव आप सबको पता होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें निर्वाचक मंडल के द्वारा उन्हें चुना जाता है। आर्टिकल जो 54 है, 54 आर्टिकल, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, जो निर्वाचक मंडल होता है उसके बारे में बताया गया है। निर्वाचक मंडल, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 54 में। इसमें कौन कौन रहेंगे? इसमें रहेंगे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित मतलब इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है। और प्लस नीचे एक और आ जाएगा, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव के सभी निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है। और एक और प्रोविजन जोड़ा गया था, वो कौन से में? 70वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये जोड़ा गया था कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विधानसभा है, ये केंद्र शासित राज्य है लेकिन इनमें विधानसभा भी है, तो यहाँ पे जो निर्वाचित सदस्य होंगे, एमएलए वगैरह होंगे, वो भी
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो ये निर्वाचक मंडल इनसे मिलकर बनेगा। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के लिए अब आते हैं, ये चुनाव इस तरह से होगा। अब राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति, अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो राष्ट्रपति की बनने के लिए मिनिमम क्या क्या कंडीशंस होती है, वो क्या है, बनने की योग्यता है। योग्यता कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 58। ठीक है, पहला क्या है, वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। कैसे ही हो, या तो किसी तरह से, मान लो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आपने जैसे कोई अमेरिका का व्यक्ति यहाँ के भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त कर लेता है तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। भारतीय नागरिक अगर अमेरिका में जाके अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका जन्म भारत में, जन्म के समय उसकी नागरिकता क्या थी, उसकी नागरिकता थी भारतीय, है ना। तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। जन्म के समय अगर उसकी अमेरिका की नागरिकता होती तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता था। तो ये दो मूलभूत अंतर है भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की योग्यता के तहत। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी है कि वो 35 ऑफ ईयर्स पूरे कर चुका हो, 35 साल कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी उसकी है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य। जैसे लोकसभा, कोई लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो जो जो वहाँ कंडीशंस लगती है कि आप लोकसभा के लिए माननीय, अगर वो लोकसभा के लिए माननीय तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आप राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हैं। आप देख लीजिए, अगर आप 35 ईयर हो रहे हो, भारत के नागरिक है, लोकसभा की बनने की रखते हो, तो आप राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। ठीक है, अब आता है, नेक्स्ट आता है चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया किस में दी है, निर्वाचन प्रक्रिया किस में दी है, आर्टिकल, ये थोड़ा पेन की वजह से थोड़ा चल नहीं पा रहा है, आर्टिकल 55 में दी है निर्वाचन प्रक्रिया। तो निर्वाचन प्रक्रिया में मैं ये बताऊंगा कि एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के अनुसार होता है और आनुपातिक इसमें प्रतिनिधित्व रहता है। मीन्स इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम नहीं होता है, जिसे सबसे ज्यादा फर्स्ट पोस्ट द पास, इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे 4-5 लोग खड़े हो गए, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिला वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ये प्रोसेस यहाँ पे फॉलो नहीं होती। यहाँ पे होती है बहुमत वाली प्रक्रिया। मीन्स आधे से एक अधिक यहाँ प्राप्त करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यों के मूल्य, मतलब एक सांसद का एक विधायक का मूल्य और एक सांसद का मूल्य निकालना पड़ता है। ये एक डिटेल प्रोसेस है, आप इसको कभी डिटेल पढ़ेंगे जब निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति की पढ़ेंगे तो उसके अंदर बताया जाएगा। लेकिन यहाँ एक विधायक और सांसद का मत के हिसाब से इसका निर्वाचन होता है। अब आता है हमारा, निर्वाचन के बाद क्या आएगा, निर्वाचन के बाद आएगा कि उसके लिए कोई वो लाभ का पद भी धारण ना किया हो। अगर लाभ का पद, कोई भी ऐसा पद जिस पर रहते हुए सरकार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त हो, वो लाभ का पद कहलाता है, और लाभ के पद पर भी वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि जैसे वो बन गया, तो अब उसकी, अगर उसे हटना हो या हटाना हो तो हम कैसे उसे हटाएंगे। तो अगर कार्यकाल से पूर्व उसको उसको मुक्त करना है, कार्यकाल से पूर्व हटाना है उसे, कार्यकाल से पूर्व मुक्ति। तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 56 है। आर्टिकल 56 के तहत ये बताया गया है। तो तीन तरीके से पहले हट सकता है। पहले कौन कौन से तरीके होंगे, पहला हो सकता है कि मृत्यु, यदि वो मर जाए राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए, या वो इस्तीफा दे दे,
इस्तीफा भी दे सकता है वो, या और उस पर संसद हटा दी, जैसे महाभियोग बोलते पर, महा इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग। ठीक है, महाभियोग भी लगा सकते हैं। ठीक है, महाभियोग का आधार क्या रहता है? संविधान का अतिक्रमण। यदि वो संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का अतिक्रमण कर लेता है, संविधान का अतिक्रमण मीन्स स्वेच्छाचारी हो जाता है, अपने हिसाब से कार्य करने लगता है, तो उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया भी हमको समझनी होगी कि हम कैसे हटा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति बनाया भारत का, तो उसे आसानी से तो नहीं हटाया जा सकता होगा। तो ये प्रक्रिया हम थोड़ा जल्दी जल्दी में समझ लेते हैं। पहले होगा, राष्ट्रपति को हटाने का संकल्प संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, संकल्प पर क्या होगा? सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, 1/4 लोकसभा या राज्यसभा में लाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? 1/4 सदस्य के उस पर हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, संकल्प प्रस्तुत करने के 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। ठीक है, संकल्प को यदि प्रस्तुत करने वाला सदन कुल सदस्य संख्या, यहाँ विशेष बात है, टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर्स का 2/3, टोटल मेंबर्स का 2/3, 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो दूसरे सदन में इसको भेजा जाएगा, है ना। इसको हम नेक्स्ट मतलब अदर सदन में इसको भेजेंगे। ठीक, ठीक है। दूसरा सदन अर्ध न्यायिक सदन, सेमी जुडिशियल की तरह कार्य करेगा, और वो राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करेगा। राष्ट्रपति से कहेगा कि इस तरह की प्रोसेस है, आप इसमें अपना पक्ष रखिए। ठीक है, फिर क्या होगा? दूसरा सदन में कुल सदस्य संख्या के 2/3, इससे 2/3 से यदि वो पास कर देता है, तो इसे, अगर वो 2/3 से प्रस्ताव पास कर देता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी। अब महाभियोग प्रस्ताव में क्या होता है कि जो मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, और आपको पता है कि जब उसको चुनते हैं तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, तो ये एक तरीके से ये हो जाता है कि मनोनीत सदस्य क्यों लेंगे, जिसने चुना है वही तो हटाएंगे। तो ये एक तरह से इसको ध्यान रखने की बात है कि इसमें जो महाभियोग प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, और इसमें राज्यों के जो विधायक है जो चुनते हैं, इनकी कोई भी भूमिका नहीं होती, ये संसद वाले ही हटाते हैं। संसद के दोनों सदन मिलकर वो हटाते हैं, राज्यों की इसमें बिल्कुल भी भूमिका नहीं होती है। अब अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, किसी को लगा कि जो चुनाव सही नहीं हुआ या कोई दिक्कत आ गई, तो वो उसको समाधान कैसे होगा? तो वो प्रक्रिया कहलाती है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद। अगर चुनाव विवाद हो जाता है राष्ट्रपति का, कोई बोलता है सही से चुनाव नहीं हुआ, या गलत गलत तरीके से चुनाव हुआ, तो चुनाव विवाद को हम कौन सा आर्टिकल के तहत निपटान करते हैं? ये कहलाता है आर्टिकल 71। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में ही लाए जा सकते हैं। ऐसा विवाद 20 मतदाता या कोई उम्मीदवार ही याचिका दाखिल करके प्रस्तुत कर सकता है। मीन्स 20 उम्मीदवार कम से कम होने चाहिए अगर चुनाव विवाद हो रहा है, या फिर कोई उम्मीदवार, मान लो कि उम्मीदवार ही अब जो चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रपति के लिए, वो भी प्रस्तुत कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट मतलब, अगर इसके विवाद को हम सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं, अगर राष्ट्रपति को बोल दे ये अवैध घोषित है, चुनाव अवैध घोषित है, और राष्ट्रपति तो पहले चुन लिया जाएगा, वो बहुत सारे निर्णय भी ले चुका होगा, तो अगर वो जो भी निर्णय लाएगा और उसको बोल दिया कि अब आप इनवैलिड है आपका चुनाव, आप राष्ट्रपति बनने लायक नहीं, लेकिन जो भी उसने पहले निर्णय ले लिए होंगे, फैसले ले लिए होंगे, वो अमान्य नहीं कहलाए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है याद रखने के लिए, कि वो निर्णय अमान्य नहीं माने जाते। ठीक है, नहीं माने जाते, नहीं माने जाते, ये इंपॉर्टेंट बात है
ठीक है, ये आपको याद रखनी है। एक आर्टिकल 62 है, इसको आप मैं बता देता हूँ। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग के द्वारा रिक्त होता है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर कर लिया जाना चाहिए। 6 माह के अंतर्गत कर लिया जाना चाहिए किसी भी दशा में। और राष्ट्रपति क्या होगा, पूर्ण कार्यकाल के निर्वाचित होगा। नया कोई बनेगा तो उसे पूरे 5 साल के लिए रहना होगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति की हम पढ़ते हैं पावर्स। पावर्स या शक्तियां, राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। पहले क्या है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका जैसे शक्ति बोलते हैं। दूसरी क्या है, विधायी, जिसे हम बोलते हैं जिसे बोलते हैं ना विधायी शक्ति, है ना। तीसरी है न्यायिक, चौथी है मिलिट्री या सैन्य। ठीक है, पांचवी इमरजेंसी पावर्स भी होती है उसके पास, आपातकालीन। ठीक है, तो ये हम मतलब ये हम कुछ लिमिटेड तरह से इसको पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 के तहत प्रदान की जाती है। इसमें जैसे बहुत सारे पदों पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है आर्टिकल 75 के तहत। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के तहत, या आर्टिकल 75 के तहत करता है इसकी। भारत के केग जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, वो आर्टिकल 148 के तहत उसकी नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति 124 के तहत आर्टिकल। ठीक है, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति करता है आर्टिकल 217 के तहत। ठीक है, तो ये सब इसके नियुक्ति करने के। और भी मैं बता देता हूँ प्रमुख प्रमुख क्या रहते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति करता है आर्टिकल 155 के तहत, आर्टिकल 155 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है आर्टिकल 315 के तहत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, आर्टिकल कौन सा होता है 324 के तहत। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है आर्टिकल 280 के तहत। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इसमें कौन कौन सा आर्टिकल है, 338 SC, 338 ए ST और 338 बी OBC। इन तीनों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अध्यक्ष और सदस्यों की। और बहुत सारी जो गैर संवैधानिक संस्था है उनकी भी उनके अध्यक्षों की और मतलब उनके आयुक्तों की भी नियुक्ति करता है। जैसे CVC केंद्रीय विजिलेंस कमीशन, CIC इंफॉर्मेशन कमीशन, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकपाल, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो ये इसकी हो गई एग्जीक्यूटिव पावर। अब हम देखते हैं विधायी पावर। विधायी पावर, विधायी पावर में कौन सी हो जाएगी, आर्टिकल 85 के तहत क्या होता है, सदन में किसी संसद में किसी सदन को आहूत करने, सत्रावसान करने मतलब सत्र समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वो
तय कर सके कि संसद की बैठक कहाँ पर होगी। सामान्य तौर पर सदन के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। आर्टिकल 85 के अनुसार 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता। मतलब आपको 6 माह के अंतर्गत कम से कम एक सेशन बुलाना जरूरी है। ठीक है। आर्टिकल 57, आर्टिकल 86 भी इसी में विधायी प्रक्रिया के तहत क्या होगा कि संसद को विशेष सत्र बुलाने का अधिकार है और ऐसे सत्र को संबोधित करने का अधिकार है। ठीक है। ये संविधान ये कहाँ से प्रेरित है? ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, यूएसए के संविधान से लिया है। आर्टिकल 87 के तहत क्या है? आर्टिकल 87 में बोला है कि जो प्रत्येक लोकसभा के चुनाव के पश्चात होने वाली प्रथम सत्र के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करेगा। जो चुनाव होता है उसके बाद जो संयुक्त बैठक होती है फर्स्ट, वो आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति संबोधित करता है। अब आता है आर्टिकल 108। ये काफी जाना पहचाना है, आप सभी को पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के मध्य अगर कोई गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की जो सदन की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। ठीक है, संयुक्त बैठक को बुला सकता है। गतिरोध हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। अब तक मान लो ये 3 बार बुलाया गया है। एक तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 हुआ था, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1969 हुआ था और आतंकवादी गतिविधि निवारक अधिनियम 2002 हुआ था, है ना, जब इसको बुलाया गया था। ठीक है। अब आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 123। ये सभी को पता होगा, ये क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये अध्यादेश जारी भी कर सकता है, जब कोई विशेष महत्व की बात आ जाती है तो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। अध्यादेश के बारे में आपको सबको पता ही होगा कि कब जारी किया जा सकता है, इसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण अध्यादेश के संबंध में फिर कोर्ट ने भी कुछ निर्णय दिए थे। उसमें आरसी कुपरवार और डीसी वाधवा केस महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, है ना। आज राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ लेते हैं, फिर उनकी डिटेल में हम बाद में पढ़ते रहेंगे। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो होती है आर्टिकल 111 के तहत बताई गई है कि वो किस तरह के वीटो प्रयोग कर सकता है ना। 3 तरह के सामान्यता वो होता है कि यदि वो विधेयक पर सहमति प्रदान कर दे, या विधेयक पर सहमति न दे, या विधेयक पर पुनर्विचार के लिए भेज दे, तो इसके तहत बहुत सारी कंडीशन निर्मित हो जाती है जिसे हम वीटो अधिकार कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से वीटो नहीं दिया गया है अमेरिका की तरह, बट यहाँ पे वो आर्टिकल 111 के तहत अपने वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। अब हमारी आती है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति कौन से आर्टिकल में दी है? आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है। और न्यायिक शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्षमादान की शक्ति। क्षमादान, क्षमादान की शक्ति। ठीक है। 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है वो। ठीक है। पहला है क्षमा, दूसरा है प्रविलंबन। ठीक है। ये प्रविलंबन में क्या, क्षमा में तो डायरेक्ट वो राष्ट्रपति क्षमा ही कर देता है ना, पूर्ण रूप से मुक्त कर देता है। प्रविलंबन में क्या होता है कि जब कोई याचिका राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो उस पर सुनवाई करने के लिए राष्ट्रपति सजा में कुछ समय के लिए निलंबित कर देता है, उसे रोक देता है कुछ समय के लिए, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो उसे प्रविलंबन कहते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? विराम। विराम, इसके तहत यदि किसी अपराधी की विशेष स्थिति के कारण उसकी सजा कम कर दी जाए तो इसे विराम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को असाध्य रोग हो गया तो उसकी सजा कम कर दी। ठीक है, असाध्य रोग हो गया तो उसे कम कर दी। चौथा होता है परिहार। परिहार में क्या होता है? सजा की प्रकृति बदले बिना सजा की अवधि को कम कर देते हैं, है ना। प्रकृति नहीं बदलनी है। मान लो कि जैसे उसे मृत्युदंड ही दे दिया हो तो इसे आप उम्र कैद में नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी प्रकृति बदल जाएगी। मृत्युदंड दिया है तो उसे मृत्युदंड ही दिया जाएगा। तो परिहार, मृत्युदंड के समय परिहार नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसकी प्रकृति बदल जाएगी। और लास्ट होता है
लघुकरण, लघुकरण, सजा की प्रकृति को बदलकर हल्की सजा कर देना। ठीक है, प्रकृति बदलकर, वही जो अभी मैंने बताया था, मृत्युदंड की जगह क्या दे देंगे उसे, आजीवन कारावास दे देंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्षमादान की शक्ति आ गई। इसमें बहुत सारे वाद भी हैं, जैसे केहर सिंह वाद हो गया, है ना, इसमें विप्रो सुधाकर केस हो गया, वा, वाती सरन केस हो गया, शेर सिंह केस हो गया, ये सभी केस इसके अंतर्गत आते हैं। राजीव गांधी के हत्यारों को भी जीवन के अधिकार के तहत उनकी मतलब उनके दोषियों को सजा मृत्युदंड से बदलकर जीवन पर्यंत कारावास में कर दी गई थी। ठीक है, राजीव गांधी के हत्यारों को भी कर दी गई थी, मतलब उनके मृत्युदंड को बदलकर आजीवन कारावास में उनको कर दिया गया था। अब राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियों पर डिस्कस करेंगे हम, इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर के कहाँ भाग, कौन से भाग में, भाग 18। ठीक, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 352 से 360 तक। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स की है। आर्टिकल 352 किससे संबंधित है, इमरजेंसी से संबंधित है। आर्टिकल 356 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से। और 360 किससे संबंधित है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो ये इनके डिटेल के बारे में हम जानेंगे तो इसमें काफी समय लग जाएगा। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि भाग 18 में आपातकालीन शक्तियां हमें दी गई है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन में भी बहुत सारे मुद्दे अंतर्निहित है। इसमें भी हमने बहुत सारे केसेस देखे राष्ट्रपति शासन में, जिसमें एसआर बोम्बई वाद 1994 वाला काफी फेमस रहा है ना। वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगाया है, अभी इसमें हो रहा था कि वित्तीय आपातकाल लग सकता है कोरोना के बाद, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रपति के बारे में हो गया। राष्ट्रपति के बारे में हम एक निष्कर्ष डिस्कस कर सकते हैं कि राष्ट्रपति को हम रबड़ की मोहर, रबड़ की मोहर या कठपुतली, कठपुतली कहते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि इसका वास्तविक रूप से बहुत कोई काम, ज्यादा काम होता नहीं है इनका। ये सिर्फ सरकार जो कहती है वो करता है, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें राष्ट्रपति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ जब दल किसी दल को स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो वो सरकार बनाने के लिए अपने इच्छा के अनुसार बोल सकता है कि आप लोग सरकार बनाइए, जो उसे भी लगे, क्योंकि किसी भी दल को स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है ना। तो ये संवैधानिक प्रावधान जिसे आर्टिकल 14A के तहत हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 111 के तहत भी वो वीटो का प्रयोग कर सकता है, तो इसे मोहर नहीं कह सकते क्योंकि उसकी इच्छा के तहत है। ठीक है, अब है ना, कुछ ऐसे भी हैं जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर परिस्थिति जन्य, जैसे बोलते हैं, परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्तियां भी उसे प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से रबड़ की मोहर नहीं है, ना ही कठपुतली है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियां दी गई है, और भारत की जो शपथ लेता है संविधान की रक्षा करने की, वो उस हिसाब से उसको पूरी सूट करती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के संबंध में हमने पूरी चीजें डिस्कस कर ली है। और आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है तो आप राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं इसमें आपको थोड़ा और रिवीजन करा देता हूँ क्या क्या हमने डिस्कस किया है। राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस में लिखा है मोहर और कठपुतली क्यों बोलना चाहिए या क्यों नहीं बोलना चाहिए, है ना। इमरजेंसी पावर डिस्कस की है इसकी। ठीक है, क्षमादान की शक्तियाँ इसकी डिस्कस की है, मतलब वो संयुक्त बैठक कब कैसे होती है, आर्टिकल 108 के तहत डिस्कस किए, है ना। विधायी पावर हमने डिस्कस की है ना, विधायी पावर डिस्कस किए, है ना। और जो भी आर्टिकल रिलेटेड चुनाव विवाद होता है तो किस तरह से प्रोसेस होती है वो डिस्कस किया है ना। प्रक्रिया कैसे होती है इम्पीचमेंट की, हटाने की, महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है, कार्यकाल से पूर्व अगर उसे हटाना हो तो किस तरह से हटाना है ये बताया है, निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी ये बताया है
राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यताएं होती है ये बताया है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये बताया है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में होता है, किस तरह से वो चुना जाता है और भारतीय संविधान में उसकी क्या भूमिका रहती है ये बताया है। आपको और भी कोई इसमें लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको इसमें लगता है कि इसमें कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं आप, ये वीडियो मैंने बनाया इसके संबंध में, तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके द्वारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।